हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं और एक नया टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो टॉपिक होगा आपका मूल अधिकार। भारत के संविधान में आपने देखा होगा अधिकारों की बात की गई है। ठीक है जी। अब कौन कौन से अधिकार है या मूल अधिकार क्या है हमारे, उन पे आज हम बात करेंगे। मूल अधिकार क्या होते हैं? इंसानों को दिए गए हुए अधिकार है जो भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वो मानव के अधिकार को रखा है इसमें, जिसे मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है जी। जो मूल अधिकार होते हैं ये इंसानों को दिए गए हैं, भारत के नागरिकों के पास भी है और जो विदेशी है उनके पास भी कुछ अधिकार होते हैं। अब जानते हैं हम कि मूल अधिकार क्या होते हैं। ठीक है जी। तो किसी इंसान को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करने के लिए उसको सरकार की ओर से उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं ताकि उसे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कोई बाधा ना देखनी पड़े, कोई बाधा से ना गुजरना पड़े। इसी तरह से भारत के संविधान ने जो है मूल अधिकार को तरजीह दी है। ठीक है जी। मूल अधिकार जो है भारत के संविधान में है। तो मैं आपको बता दूं, मूल अधिकार जो है भारत के संविधान में यूएसए से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से ये भारत के संविधान में जो है मूल अधिकार लिए गए हैं और ये आपके भारत के संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में इनका जिक्र किया गया है। अगर हम आर्टिकल की बात करें कि किस आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल आपके भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक इन मौलिक अधिकारों का है जो वो है आपका विवरण दिया गया है। ठीक है जी। अगर हम बात करें इसे मौलिक अधिकार की के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किन्हें कहते हैं, तो मौलिक अधिकार वे होते हैं जिनकी संविधान गारंटी देता है। ठीक है जी। मूल अधिकारों को मूल इसलिए कहा जाता है कारण कि संविधान द्वारा इन्हें गारंटी व सुरक्षा दी गई है। ठीक है जी। इनका हनन होने पर ना, मैं आपको बताऊं, इनका अगर आपका हनन होता है तो आप सीधा हाई कोर्ट में इनकी अपील कर सकते हो, सीधा आप न्यायालय में जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। बात करें हम इसे मूल अधिकार को जो है आपका भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है जी। भारत का मैग्ना कार्टा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में जो सामंतों के दबाव के कारण वहां के लोगों को एक अधिकार दिए गए थे जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसीलिए ये जो अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान में मानव को, इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि अधिकार क्या होते हैं और किस तरह से यह लागू होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो है मूल अधिकार होते हैं, इसमें मानव को अपने धर्म की स्वतंत्रता और आपके जो है आपके शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, आपको हर चीज की जिसकी आपको नीड होती है उस चीज की इसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है। आपकी समानता की स्वतंत्रता की बात कही गई है इसमें। मूल अधिकारों की अगर हम बात करें कि मूल अधिकार क्या होते हैं, तो ये जो है भारत के संविधान में इनका जिक्र किया गया है आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इसमें आप अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं ताकि दूसरे को इससे दिक्कत ना हो। अब आप कह सकते हो कि समानता का अधिकार है, आपने किसी के जोर से चाटा मार दिया खींच के, तो आपको तो आजा है अधिकार ये मारने का, लेकिन सामने वाले के भी तो अधिकार का उल्लंघन हुआ, उसे भी तो चाटा मारने का अधिकार आपको है, फिर उसने मार दिया तो अव्यवस्था फैल जाएगी समाज के अंदर। तो आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को जोर से खिंचा के मार दे और ये कह के ये तो मेरा अधिकार है। नहीं भाई साहब, आप वहीं तक स्वतंत्र हो जहां तक आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जहां आपने दूसरे के अधिकार को हनन किया, दूसरे के अधिकार का हनन किया, तो आपने उसके मौलिक अधिकार का हनन कर दिया आपने। ठीक है जी। आपने अपने अधिकार का तो किया ही किया, यूज किया, लेकिन उसके अधिकार का तो आपने हनन कर दिया ना। तो बात करते हैं हम इसकी विशेषता क्या होती है।
मूल अधिकार की विशेषता क्या होती है? अगर हम विशेषता पर बात करें, इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो मैं आपको इसके बारे में समझा देना चाहता हूं कि इसकी विशेषता ये होती है कि मूल अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है जी। पहली विशेषता जो आपकी होगी, जो मूल अधिकार है वो नागरिक को भी प्राप्त है और आपके विदेशी को भी प्राप्त है। और आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ ऐसे होते हैं कि केवल विदेशियों को प्राप्त है। लेकिन ऐसे एक दो अधिकार है जो दोनों को प्राप्त है, नागरिकों को भी प्राप्त है और आपके विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है जी। तो इसमें आप लिखेंगे, मतलब आप समझने के लिए बता दूं मैं आपको, जो नागरिकों प्लस विदेशी, जो दोनों को अधिकार मिले गए हैं भारत के संविधान के द्वारा, वो हो सकते हैं आपके, जो हो सकते नहीं, आपके जो है वो 21 और 25 है। आर्टिकल 21 और 25। अब 21 और 25 क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यहां पर केवल आप ये नोट कर सकते हैं कि नागरिक प्लस विदेशी दोनों को जो अधिकार प्राप्त है वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 है। ये नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब बात करें हम केवल नागरिकों को प्राप्त, ऐसे भी अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब उनके बारे में जान लेते हैं हम कि ऐसे कौन से अधिकार है जो केवल नागरिकों को भारत के संविधान ने दिए हैं। तो उनकी बात करें हम, तो वो हो गया आपके 15-16 आर्टिकल 15, 16, 19, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये दोनों, ये आपके आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये नागरिकों को प्राप्त है। अब इनसे अलग, यानी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इनसे जो अलग अधिकार बचे आपके 12 से 35 तक के बीच में जो अधिकार बचे आपके, वो विदेशियों को भी प्राप्त है। सिंपल सी बात है बस। ठीक है जी। आप इतना याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है, ये आपके केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। अब इन्हें छोड़कर जो आपके आर्टिकल 17 है, आपका आर्टिकल 18 है, आपका आर्टिकल 20 है, वो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है जी। अब हम बात करें इसकी दूसरी विशेषता क्या होगी, तो इसकी दूसरी विशेषता ये होती है कि ये असीमित नहीं है, यानी कि ये अनलिमिटेड नहीं है, रोक है इन पे। रोक किन की होगी इस पे? राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? जी। लेकिन ये इन पे असीमित तो नहीं है ये, लेकिन वाद योग्य है। आप इन पर वाद योग्य है, ये राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन लगाएगा, केंद्र लगाएगा, राज्य लगाएगा। तो हम ये बाद में समझेंगे कि राज्य शब्द का क्या मतलब है। इसकी परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है कि राज्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है जी। अभी हम यहां समझ लेते हैं कि जो है ये मूल अधिकार जो है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होते हैं, ये असीमित नहीं है, इन पर रोक लगाई जा सकती है, राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। तीसरा जो हमारी विशेषता हो जाएगी, हनन होने पर व्यक्ति सीधा न्यायालय जा सकता है। यानी कि आपको किसी लोक अदालत या आपको किसी पुलिस वाले के पास या डीएम के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा न्यायालय में जा सकते हैं इनका हनन होने पर। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट है, ये अस्थाई नहीं है, यानी कि कुछ चीज ऐसी होती है कि ये है बस यही रहेगी, नहीं, ये अस्थाई नहीं है। इनमें जो है संसद कटौती भी कर सकती है और इन्हें कम भी कर सकती है। ठीक है जी। कम भी कर सकते, लेकिन ये साधारण विधेयक के तहत नहीं होगा कि अगर आप चाहे तो साधारण विधेयक लाया संसद में और इसमें कटौती कर दी, नहीं, आपको आपको जो है संशोधन अधिनियम लाना पड़ेगा, तब जाके आप इनमें संशोधन कर सकते हैं। और वो भी इस प्रकार कर सकते हैं कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो, जो संविधान के मूल ढांचे में दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन ना हो।
तब जाके आप इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम इसकी पांचवी विशेषता की बात करें तो आपातकालीन जो स्थिति होती है, जैसे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, कभी कभी जो है आपके आंदोलन होने लगते हैं, जैसे भारत में विभिन्न प्रकार के आंदोलन, किसान कर देते हैं आंदोलन या स्टूडेंट आंदोलन कर देते हैं। तो इस प्रकार के आंदोलन या बाह्य आंदोलन, जो बाह्य आक्रमण होता है किसी चीज, जैसे चीन ने युद्ध कर दिया, अमेरिका ने युद्ध कर दिया या पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध कर दिया, ऐसी स्थिति में जो है आपातकालीन स्थिति में केवल नागरिकों को आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है जी। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, जो आपका आर्टिकल 20 और 21 इन्हें छोड़कर आपातकालीन स्थिति में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार आपके निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है जी। आपातकालीन स्थिति में जैसे मैं सब आपको समझाऊं, जो है हमारा समानता का अधिकार है और भारत और चीन का युद्ध चल रहा है। अब आप घर में आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं जी समानता के अधिकार की तो हम आंदोलन करेंगे, हमें इस चीज की मांग है। नहीं भाई साहब, पहले ही संविधान में दे दिया गया है कि आपातकालीन स्थिति में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ही मान्य होगा, इसे छोड़कर अन्य सभी अधिकार जो है आपके निलंबित कर दिए जाएंगे। वहां बाह्य युद्ध चल रहा है और आप यहाँ घर के अंदर युद्ध करके बैठे हो, देश के अंदर युद्ध करके बैठे हो, ऐसे भी होगा? ऐसे कैसे व्यवस्था बनेगी? नहीं, केवल आपातकालीन स्थिति में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ही मान्य होगा, बाकी जो सभी अधिकार होंगे आपके वो निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें अब इनसे अलग, हम बात करें आर्टिकल 12 की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 के बारे में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। तो आर्टिकल 12 में क्या क्या कहा गया है? आर्टिकल 12 इस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्य इसमें जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल जो गवर्नमेंट होती है उनका जो है उन्हें डिफाइन किया गया है कि क्या क्या कर सकते हैं। अब किसी भी व्यवस्था या समाज को या सरकार को चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि सीधा आपके पास राष्ट्रपति आएगा या प्रधानमंत्री आएगा। जैसे कि आप, इसलिए गवर्नमेंट जो है पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बनी है और इसी आर्टिकल 12 में इसके बारे में चर्चा की गई है। फिर आर्टिकल 13 भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है। ठीक है जी। तो मैं बताता हूं आपको, मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में प्रावधान है। असंगत या उनका अल्पीकरण करना जो है इस बारे में इसमें दिखाया गया है। हम पूरा आर्टिकल 13 नहीं पढ़ेंगे, ये यूपीएससी लेवल पर चला जाएगा। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो वो केवल आपसे आर्टिकल 13 के बारे में ही पूछ सकता है या इसके बारे में कह सकता है। ठीक है जी। अगर अब हम बात करें, ये जो है आज केवल बेसिक तैयार हो रहा है इसका, कल हम इसके डिटेल से बात करेंगे कि आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है। इसी तरह से आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहा गया है, ये हम कल पूरा डिटेल में जानेंगे। आज हम केवल बेस तैयार कर रहे हैं। जिस तरह घर को बनाने के लिए घर की बुनियाद को बनाया जाता है, अच्छे से सजाया जाता है, अच्छे से उसे बनाया जाता है, इसी तरह से मूल अधिकार को पढ़ने के लिए पहले उसका बेस तैयार कर रहे हैं। आखिर मूल अधिकार कहां से आए, आखिर मूल अधिकार का मतलब क्या है, आखिर मूल अधिकार हमारे पास क्यों है, अगर ये हमारे पास ना होते तो क्या होता, इन अधिकारों के जरिए हम क्या कर सकते हैं। ये अधिकार अपने भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने आप लिखे या कहीं से लिए हैं। इन अधिकारों का सीधे अल्फाज में क्या मतलब है। ठीक है जी। तो ये आज हम ये समझ रहे हैं, कल जो हम समझेंगे वो हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है। इस तरह से आर्टिकल 35 तक हम मूल अधिकार के बारे में बहुत ही बारीकी से और अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। इस लेवल का अध्ययन करेंगे कि आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दो या फिर आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दो, आप आसानी से सवालों के उत्तर दे सके। मेरा मकसद यही होगा कि आप आसानी से, बहुत सहूलियत के साथ आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सके। ये जो नोट्स मैं आपके बना रहा हूं या बनवा रहा हूं, जो आपको समझा रहा हूं, ये किसी मामूली किताब से नहीं है। 3-4 अलग अलग बुक्स से उठाकर
ये पॉइंट मैंने लिखे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, और जो कल मैं आपको लिखवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है जी। जो अभी सबसे मशहूर किताब जो चल रही है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी में, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है नोट्स को बनाने में। तो ये किसी ऐसी वैसी किताब से नहीं बन रहे हैं, आपको जो किताब ऑथेंटिक है, जो किताब मान्य है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उन्हीं किताबों से हम जो है नोट्स बना रहे हैं और आपके नोट्स बनवा रहे हैं। तो आपको बहुत सहूलियत होगी, 4-5 किताब ना पढ़ के आप केवल एक क्लास लें, ठीक है जी। अब हम बात करें कि मूल अधिकार में कितने मूल अधिकार आते हैं, कितने मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, संविधान निर्माताओं ने कितने अधिकार दिए हैं। तो हम बात करें तो मूल अधिकार में हमारे पास 7 अधिकार थे। अब आप सोच रहे हो कि हमने तो 6 पढ़े हैं, 7 कैसे हो गए? तो मैं बताऊंगा ना 7 कैसे हुए थे। बाद में हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है आपका एक अधिकार हटा दिया गया था, और हटाना जरूरी था, ठीक है जी। वो क्यों जरूरी था ये भी आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल हम देख लेते हैं कि अभी 7 अधिकार कौन कौन से हैं, ठीक है जी। पहला अधिकार होता है आपका समानता का अधिकार, ठीक है जी। समानता के अधिकार के तहत जो है आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है आपका समानता का अधिकार होता है, ठीक है जी। पहला अधिकार कौन सा आपका? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका जिक्र कहां किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है जी। दूसरा जो आपका अधिकार जो दिया गया है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी राह चलते को जोर से चाटा मार दे कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मुझे तो मेरा मौलिक अधिकार है। नहीं, जब तक दूसरे के अधिकार का हनन ना हो तभी तक आप स्वतंत्रता है, तभी आप स्वतंत्र है, ताकि दूसरे के अधिकार का उल्लंघन ना हो। आप उसके चाटा मार के, उसके दो गात में खींच के आप कहे कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मेरा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक मुझे कहा गया है, आर्टिकल 19 से 22 तक, कि मुझे तो मेरा मौलिक अधिकार कह रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं। मौलिक अधिकार आपको कह रहा है कि आप स्वतंत्र है, लेकिन आप वहां तक स्वतंत्र है जहां दूसरे के अधिकार का हनन ना हो, ठीक है जी। क्योंकि फिर उसके पास भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके आप एक चाटा मारेंगे और आप उससे कहेंगे कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक मुझे ये अधिकार मिलता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर सामने वाला भी तो कहेगा कि मुझे भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो उठाएगा बंदूक और मार देगा कि मुझे भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है। नहीं, आप तब तक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जब तक कि किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, सीधी सी बात है, ठीक है जी। बात करें हम तीसरे अधिकार की, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये आपका, ठीक है जी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका जिक्र किया गया है आपका अनुच्छेद 23 और 24 में, ठीक है जी। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 और 24 में किया गया है। फिर बात करें हम अधिकार 5 की 4 की, तो वो है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है जी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जिक्र किया गया है आपका 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हो, किसी भी धर्म की आराधना कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन इस तक के दूसरों को दिक्कत ना हो, ठीक है जी। फिर बात करें आपका 5वां, संस्कृत सांस्कृतिक सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है जी। इसका जो जिक्र किया गया है आपका, वो किया गया है आपका आर्टिकल 29 और 30 में, ठीक है जी। अनुच्छेद 29 और 30 में इस चीज का जिक्र किया गया है। फिर आता है आपका छठा, जो मैंने आपको बताया कि एक अधिकार हटाया गया है, तो वो था आपका छठा अधिकार, यह है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 आपको संपत्ति का अधिकार देता था, जिसे हटा दिया गया है। और 7वां अधिकार जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल आपके
आपके आर्टिकल 32 में, ठीक है जी। आर्टिकल 32 में इस बारे में कहा गया है। अब इसमें जो आपको मैंने रेड मार्कर से लिखा संपत्ति का अधिकार, ये आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत भारत सरकार द्वारा इसे हटा दिया गया था, ठीक है जी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब ये हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, क्या वजह रही हटा के इसे कहां लेके गए, उसके बारे में जानते हैं। इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है जी। इसे अब रखा गया इसे संविधान के भाग 12, जो संपत्ति का अधिकार है आपका, इसे संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300A, संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300A में रखा गया, ठीक है जी। और ये कानूनी अधिकार है आपका, मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों में फर्क होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कल क्या फर्क होता है। कल हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकार जो 6 होते हैं हमारे। समानता का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 1978 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब हमारे पास जो बचते हैं वो समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, और आपका ये हट जाएगा और यहां पे आएगा आपका 6 नंबर पर। फिर ये आप यही लिख सकते हैं, ये होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे आर्टिकल 32 ये होंगे हमारे। तो कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम समानता के अधिकार को फुल डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास अब मौलिक अधिकार कितने रह गए, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, जिनमें से हम कल पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जिसके हम अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे और अच्छी तरह से इसको पॉइंट टू पॉइंट से आगे लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।